स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करते हैं जरा कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। दो तीन खबरें इससे जुड़ी हुई। पहली तो बड़ी खबर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कि आज उन्होंने अपना चुनाव का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी ये देश की जनता के लिए दी हैं। इसकी हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें क्या क्या गारंटी जो है और क्या क्या न्याय की योजनाएं उन्होंने निकाली हैं। राहुल गांधी 2 वजहों से चर्चा में है। पहली, उन्होंने जब वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया तो उससे पहले एक रोड शो निकाला। उस रोड शो में अगर आप तस्वीर में गौर करेंगे, प्रियंका गांधी उनके साथ उस ट्रक पर सवार थी। नीचे आज जितने भी लोग उनके समर्थक चल रहे थे, किसी के भी हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं था। कांग्रेस पार्टी का झंडा तिरंगे जैसा ही लगता है, लेकिन कोई झंडा आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। सबके हाथ में राहुल गांधी का पोस्टर था। अब ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप कोई पार्टी जो है वो सभा कर रही है, वो भी अपने सबसे बड़े नेता की का रोड शो निकाल रही है, उसमें कोई झंडा न लहराया जाए। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि उस केरल की वायनाड सीट पर जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका केरल में और खासकर वायनाड उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। और प्रभाव सीधे सीधे कहें तो मुस्लिम वोटर्स के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव है। और उसका जो झंडा है, वो झंडा जो है वो कुछ कुछ जो पाकिस्तान का झंडा है, जिसमें वो चांद और सितारा, वैसा सा उसका झंडा दिखाई देता है। एक बार पहले भी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जब आरोप लगे थे कि कांग्रेस की सभाओं में पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए थे। अब इस मुस्लिम लीग पार्टी को राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में सेक्युलर पार्टी भी कहा था। नाम ही है उसका मुस्लिम लीग, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन ये सेक्युलर पार्टी है। अब आरोप ये लगाया जा रहा है और स्मृति ईरानी ने इस बात को उठाया कि आखिर कांग्रेस के राहुल गांधी की इस रोड शो में कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं था। क्या वो दुनिया को ये दिखाने से बचना चाहते थे कि उनका पार्टनर कौन है? क्योंकि अगर वो चांद सितारे वाला झंडा दिखाई दे जाता तो लोग फिर सवाल पूछते कि आखिर ये किसका झंडा है, और फिर नाम बताना पड़ता है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी की पार्टनर है। तो क्या ये एक बात थी जिसकी वजह से आपको वहां पर झंडे की जगह राहुल गांधी का पोस्टर लोगों के हाथ में दिखाई दिया? पहले तो आपको लगती है ये कोई बात जिसमें कुछ छुपाने जैसा कांग्रेस के पास है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत में राजनीतिक परिदृश्य विमर्श जिस तरह से बदला है, उसमें हो सकता है कि कांग्रेस इस संकट में आ गई हो। और स्मृति ईरानी कहें तो कोई बात नहीं, स्मृति ईरानी को तो कहना बनता ही है, लेकिन अगर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं, बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के डर से आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान दिखना नहीं चाहिए। और मैं तो इसमें एक कदम आगे जाकर सोचता हूं, कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि हम स्वतंत्रता आंदोलन से निकली पार्टी हैं, जो कहती थी कि भाई हम ही लोगों ने सारी लड़ाई लड़ी, जबकि मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो हर कोई शामिल था, किसी एक परिवार, किसी एक पार्टी, किसी एक घराने का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर वो कह रही है और उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है या उसका फ्लैग, उसका झंडा, अगर वो किसी भी वजह से उसको उठा के रख दे रही, तो आप जरा सोचिए कि ये अपने लिए अपना मौका पड़ने पे क्या क्या कर सकते हैं। और राहुल गांधी, और इस समय जो राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस है, उसके चरित्र को भी ये दिखाता है। एक ये संकट जरूर था कि मुस्लिम लीग का झंडा साथ चलेगा, तो यानी इसका मतलब ये है कि आप ये कर रहे हैं, तभी तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो आप डर रहे हैं ना कि हिंदू नाराज हो जाएगा। वरना आपको क्या दिक्कत है? वरना नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां के कतर के सुल्तान से मिलना हो या कहीं से भी वो कोई विदेशी मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उसके साथ वो घूमते हैं मजे से, क्योंकि हिंदू को नहीं लगता कि कोई तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो कोई अलग से जाके मुसलमान के साथ खड़े। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का ये संकट तो हो गया है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर, और कल ही तो हम लोग गौरव वल्लभ की चिट्ठी से यही बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो चस्पा हो गया है। और अगर पिनराई विजयन ये कह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा होगा कि अरे भैया मुसलमान फिर उधर ही चला जाएगा, तो फिर तो ये 28-27-28% जो मुसलमान है वहाँ वायनाड में, वो तो फिर एनी राजा को फिर हरा देगा। तो वो तो अपने हित की बात कर रहे हैं। एनी राजा के लिए जो सभा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे पिनराई विजयन, उसमें उन्होंने इस बात को कहा। बहरहाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने ये क्या कोई पहचान का संकट आ गया है? देखिए, मैं थोड़ा इससे इतर बात करूंगा। थोड़ा सा राहुल गांधी की जो सोच है भारत को लेकर के, वह वामपंथी और इस्लामिस्ट सोच के साथ आज के दिन में खड़ा हो गया है, जो भारत की मूल धारा से बहुत दूर दूर कटा हुआ है। और राहुल गांधी की सोच एक प्रकार से भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है, भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। जब मैं कहता हूं कि अस्तित्व के लिए खतरा है, तो भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। वो राहुल गांधी जब मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो मैसेज देना चाहते हैं।
उसी मुस्लिम लीग के बारे में वो बाहर जाकर के कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठन जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब चीज राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की बलिवेदी पर हमारा सब कुछ स्वाहा है, उसके लिए राहुल गांधी के मन में भारी भारी पीड़ा है, उसके खिलाफ जिसको कह सकते हैं हेट है, उनके खिलाफ घृणा उनके मन में पलता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो अपने आप को पैन इस्लामिज्म से जोड़ता है, रसिया के मुसलमान हो, चाहे चाइना के मुसलमान हो, चाहे वो जो है वो गाजा पट्टी में मामला हो, चाहे वो टर्की का मामला हो, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उससे अपने आप को क्लोज मानता है, वैसी ताकतों के साथ राहुल गांधी आज के दिन में खड़े हो रहे हैं। और ये हमको ध्यान देने की बात है कि क्या कारण है कि चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो या चाहे राहुल गांधी हो, वो क्यों दक्षिण भागते हैं, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की तरफ क्यों जाते हैं? इसका मतलब है कि उनको ये पता है कि हिंदुओं का विश्वास उन्होंने खो दिया है और अपनी बातों से उन्होंने खोया है। जिस प्रकार की सोच और उनकी दृष्टि रही है, इसके कारण। और दूसरी बात, उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था हमारा बिखर गया था, शायद उस मुस्लिम वोट बैंक को हम लाते हैं और हिंदू समाज को हम जातियों में तोड़ते हैं तो संभवतः कांग्रेस पार्टी अपना जो पुराना जो समीकरण था, सत्ता पाने के समीकरण को पुनः प्राप्त कर लेगा। लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो शेयर है उनसे छीन लिया है। मुस्लिम वोट बैंक उनसे छीना हुआ है। आज के दिन में हिंदू वोट बैंक जो है, जहां ओबीसी है, एससी कैटेगरी है, वो क्षेत्रीय पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में बट गई है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है जैसे एक बाढ़ की पानी में डूबता हुआ कोई व्यक्ति हो, जो भी कुछ मिलता है उसे पकड़ लेकर के अपने को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करता हो। कांग्रेस पार्टी की आज यही दुर्दशा है। और जो वायनाड में आपने देखा वो बिल्कुल यही देखा, क्योंकि उनको उत्तर भारत में आकर के प्रचार करना है, जनेऊ चढ़ा करके वो प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम फला हमारा गोत्र है। कैसे वो बोलेंगे? कल जाकर के यदि यूनियन मुस्लिम लीग का यदि वहां पर झंडा होता, जिसको मजेदार बात है, एक और चीज जानो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में पंडित नेहरू ने भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दिया था। ये मैं इतिहास के दस्तावेज से बोल रहा हूं, तो ये कोई आज नहीं है, ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म का यही गंदगी जो है इस देश को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन आज की राजनीति में उनके साथ खड़े होने में डर लगने लगा है। आपने देखा है कि इफ्तार पार्टी, अभी आपने देखा है पहले इस महीने में, रमजान के महीने में कोई ऐसी पार्टियां नहीं होती थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो रोजा इफ्तार की पार्टी, और बड़े बड़े आप टोपी लगाए हुए, छेद के टोपी लगाए हुए आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर 20-25 जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब यहां पर रोजा इफ्तार का पार्टी मनाया करते थे। बेशक उन्होंने रोजा उपवास रखा हो या नहीं, रोजा तोड़ने जरूर जाते थे। आप क्षेत्रीय दलों में चले जाइए, सारे मुख्यमंत्री ये करते थे, ये सारे बंद हो गए ना। ये भी बढ़ती हुई हिंदुत्व की ताकत है, मूल है ये भारत का सनातन, यही मूल है जिसको राहुल गांधी गाली देते हैं, अपने सहयोगियों से गाली दिलवाते हैं, अपने अध्यक्ष के बेटे से गाली दिलवाते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ आज हिंदू खड़ा होने से संकोच करता है। देखिए, मुझे लगता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सिर्फ एक केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में नहीं देखना चाहिए। 2019 में जब राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया था कि अमेठी से राहुल गांधी हार सकते हैं, तो उस समय यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी जिसने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि वायनाड से आप आइए, आप चुनाव जीतोगे। यही वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहा कि
कि राहुल गांधी को वायनाड से फिर से चुनाव लड़ना है, आप राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर कार्यक्रम में मत जाइए। आपको अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। आपको अगर वायनाड से चुनाव लड़ना है तो आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हिसाब से चलना होगा। और यही कारण रहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम से दूरी बनाई है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी आपने अच्छा याद दिला, उस वक्त स्टेटमेंट आया था ये। बिल्कुल सही याद उसी कारण कांग्रेस ने उससे दूरी बनाई थी। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर भारत में उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो कितने भी जनेऊ पहन ले उन्हें वोट मिलना नहीं है। अब एक मुस्लिम ही ऐसे लोग हैं जो उन्हें चुनाव जितवा सकते हैं। और आप देखिए, जब राहुल गांधी ने अभी परसों जब नॉमिनेशन भरा था तो एसडीपीआई ने, पार्टी है वहाँ की, उसने समर्थन देने की घोषणा की है। और ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई का एक राजनीतिक मंच है। 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको 8,000 वोट मिले थे, लेकिन इस एसडीपीआई ने राहुल गांधी को समर्थन देने की घोषणा और कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा केरल में की है। एसडीपीआई में सारे वो लोग हैं जो सिमी और पीएफआई बैन होने के बाद जो युवा थे वो अब एक राजनीतिक कांग्रेस के सेलेक्ट किया आपने, आपको कि हमारा कोई मतलब नहीं है एसडीपीआई से, कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप लगा है। लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया है ना, उन्होंने समर्थन दे दिया है कांग्रेस को, तो समर्थन क्यों दिया है? कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से इनकी मिली भगत होगी, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया और उम्मीदवार नहीं उतारे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अब दक्षिण में और सिर्फ मुसलमान उन्हें बचा सकते हैं, और पूरी कांग्रेस अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कहने पर चल रही है और यह उनकी राजनीति बता रही है। देखिए, एसजीपीआई जो है वो पीएफआई का अनुसांगिक संगठन है, ये हमको हमेशा ध्यान में रहे। पीएफआई सिम्मी का नया रूप है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उनके हजारों जो बंदी थे उनको छोड़ा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि वायनाड को आप ले लेते हैं एक ये में, कल तक कांग्रेस पार्टी के युवराज या गांधी परिवार से कहा जाता था इनमें जितवाने की क्षमता है। आज उनको अपनी सीट जीतने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है। यह भारतीय राजनीति में बदलाव आया है। यह बदलाव आया है कि श्रीमती सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रायबरेली जाकर के चुनाव लड़ें। यह बदलाव आया है कि राहुल गांधी को यह हिम्मत नहीं हुई कि हम उत्तर भारत के किसी सीट से लड़ें, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि उत्तर प्रदेश ही आपको दिल्ली तक लेकर के आता है। राजनीति की जो सत्ता के रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है। आप उत्तर प्रदेश में आप इतनी बुरी तरीके से पिटे हुए हैं कि आपको यह कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास है कि गांधी परिवार का नायक भी कल जाकर के चुनाव जीत सकता है या नहीं, इसलिए उनको मुस्लिम लीग की शरण में वायनाड जाना पड़ा है। अच्छा, अब जरा राहुल गांधी ने इसी नॉमिनेशन में अपनी जो डिटेल दी थी उसको भी लेकर चर्चा काफी हो रही है। राहुल गांधी ने जो अपने एसेट बताए हैं उसमें उन्होंने लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का जिक्र किया है। इसमें प्रॉपर्टी भी होती है, बैंक बैलेंस भी होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर, तरीके सब तरीके की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें लगभग जो उनकी चल संपत्ति है, मूवेबल एसेट जो है, वो 9 करोड़ 24 लाख 59,000 के करीब है। और इसका 90% यानी 8 करोड़ 16 लाख वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगा हुआ है उनका पैसा। 25 लिस्टेड कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है, ये उसमें बताया गया है। और इसकी चर्चा लोग ये क्या कर रहे हैं कि शेयर मार्केट उठी हुई है और अब तो काम बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है, तो इसके लिए तो धन्यवाद उनको देना चाहिए कम से कम मोदी सरकार को कि उनका रुपया तो बढ़ गया पिछले 10 साल में। देखिए, कंपनी अच्छा काम कर रही तभी शेयर बाजार में उसकी कीमत बढ़ रही है। और राहुल गांधी ने वो सारे शेयर खरीदे, यानी वो ट्रेडिंग वगैरह में भरोसा करते हैं तभी उन्होंने खरीदे। पूरे देश के लोगों को कह रहे हैं कि सब कंपनी बिक जा रही है, सब गड़बड़ हो जा रहा है, सब प्राइवेट लोगों को दे रहा है, सब देश दूसरी तरफ जा रहा है, तो भैया उससे तुम पैसे क्यों कमा रहे हो? ये वही वाली हाल है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा लेंगे, सब चंदा आ जाएगा, पता चलेगा नहीं हमसे तो 6 गुना ज़्यादा भाजपा को मिल गया तो चिल्लाने लगेंगे। तो ये वाली राजनीति मतलब कुछ समय तक तो चल सकती है, लंबे समय तक अब भारत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक भी सरकारी कंपनी का शेयर नहीं, किसी सरकारी कंपनी के शेयर पर उनको भरोसा नहीं है, वो उनकी पूरी जो चल अचल संपत्ति। और तो और हम लोग, चूंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूं, तो हम लोग कहा करते थे कि भाई मिड कैप तक तो ठीक है, स्मॉल कैप में जरा बचा के, पता नहीं कौन सी एक स्मॉल कैप में ऐसी कंपनी लेनी है जिसका मतलब मुझे तो नहीं पता है, कोई हल्की फुल्की कंपनी है, तो वहां तक वो चले गए। और राजनीति में रहते हुए जब वो कहते हैं, अभी फिर मैं गौरव वल्लभ का ध्यान दिलाता हूं, भाई दूसरे लोग तो शेयर बाजार में न जाएं, उद्योगपति न बने, उद्यमी न बने और ये पैसा कमाएंगे। उनको वेल्थ क्रिएटर नहीं बनने देना है, उनको पैसा नहीं कमाने देना है, लेकिन ये पैसा कमाएंगे।
और देखिए राहुल गांधी को लेकर मेरी धारणा मजबूत होती जा रही लगातार। सोनिया जी अभी राज्यसभा सदस्य बनी, ढेर सारे लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ, ढेर सारे लोगों का शुरू हुआ। बड़ी सुंदर तस्वीर, मुझे पता। बहुत सुंदर चित्र है। प्रियंका इतनी अच्छी सुंदर लग रही है, रॉबर्ट वाड्रा इतने अच्छे सुंदर लग रहे हैं, पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़, हरिवंश जी, सब बहुत अच्छे से बढ़िया एकदम, जो जिसको कहते हैं ना एक सुंदर उत्सव के आप माहौल में होते हैं। राहुल गांधी कैसे खड़े हैं? वो जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर ऐसे पीछे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर टेढ़े खड़े हैं, नहीं। लग रहा है जैसे दोस्तों के ये साथ दिखाना कोई पड़ेगा, मंजरी जरा चली। जरा जरा क्लोज कैमरे से मतलब दिखाइए। जरा ये सही बात है। समझिए, ये बड़ा विचित्र है। भारत की राजनीति में विपक्ष की अगुवाई एक ऐसा नेता कर रहा है जिसको पॉलिटिकल डिसेंसी और डेकोरम का पता नहीं। जो व्यक्ति अपने माताजी के जीवन में, वो तस्वीर लगेगी ना हर जगह सोनिया जी की तस्वीर लगेगी कि जिस दिन वो राज्यसभा की सदस्य बनी। और सोचिए कि आज राहुल गांधी किस तरह से उस तस्वीर वो में तस्वीर खड़े अभी नहीं है दिखाने के, लेकिन हम बता देता हूं आपको। वो तस्वीर उन्होंने जब शपथ ली है राज्यसभा की, उस तब की तस्वीर दिखाई दे रही है। धनखड़ जी आगे बैठे हैं कुर्सी पर, सोनिया जी बैठी हैं और लोग बैठे हैं, पीयूष गोयल उसमें बैठे हुए हैं, और पीछे जो हैं फिर सोनिया गांधी जी के बच्चे रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो खड़े हैं। तो उसमें सब सीधे खड़े हैं। राहुल गांधी जो है उन्होंने कुर्सी पर, जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर उन्होंने टेक लिया हुआ है। तो टेक लिया हुआ है तो ऐसे कुछ उन्होंने वो बैठे हुए, मतलब लग रहा है कि एक कैजुअल बड़े तरीके से खड़े हैं। टी शर्ट पहन के टी शर्ट तो हमेशा ही पहनते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आप कुछ अब वो वर्दी हो गई। वो वर्दी हो गई उनकी। चलिए वर्दी मान लिया, तो क्या उनकी वर्दी टेढ़ा रहना है? मतलब वो वर्दी हो गई तो जैसे कहते हैं ना कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है, तो राहुल गांधी की बाय डिफॉल्ट सेटिंग टेढ़ा हो गया है। मतलब ये भी कमाल है ना। और वो सचमुच देखिए, कई बार हम कहते हैं ये, मतलब वो तस्वीर अद्भुत है। इसको जब भी ये वो तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर। कैमरा बहुत दूर है, पता नहीं इसको दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। इसमें राहुल गांधी की बहुत थोड़ी नॉन सीरियस भावभंगिमा उनकी जो है वो दिखाई दे रही है, ये बात सही है। और इस पर बहुत रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, सब लोग जो है मुस्कुरा भी रहे हैं, प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मैं सच कहूं, देखिए आप किसी की राजनीति पर बात करते हैं तो उस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन वैसे तो आप ये सुंदर अवसर हैं, इसकी तो आपको चर्चा हमेशा, और उसमें भी राहुल गांधी उसी भावभंगिमा में है। तो ये एक तरह से कहें, राजनीति में होने के लिए जो न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, बेसिक जो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, वो राहुल गांधी में। अच्छा, लेकिन जो आपने बात उनके जो पोर्टफोलियो वाली बात कही ना आपने, शेयर मार्केट वाले, वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि अब राहुल गांधी खुद वो जो है डीमैट अकाउंट खोल के ऑपरेट करते होंगे। मुझे तो नहीं लगता उनके पास इतना समय हो भी तो उनकी उतनी रुचि उसमें होगी। भाई कोई ना कोई पोर्टफोलियो मैनेजर होता है हर किसी का, तो हमारे आपके भी होते हैं। तब तो फिर और गड़बड़ है। तो राहुल जी का भाषण भी कोई और लिखता है, राहुल जी की बात भी कोई और करता है, राहुल जी का अभियान भी कोई और चलाता है, राहुल जी जितनी अडानी अंबानी करते हैं वो कोई और करता है, राहुल जी खड़े होकर जो कहते हैं देश लुटा जा रहा है वो कोई और कहता है, जब वो विदेश चले जाते हैं वो भी कोई और लेके जाता है। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम बिल्कुल पोर्टफोलियो मैनेजर होता है अगर आपके पास इस तरह से इतना पैसा शेयर करने हो तो, लेकिन आप ही तय करते हैं वो आपको। और मूल बात मैं कर रहा हूं कि उनको सरकारी कंपनियों में दिलचस्पी नहीं है, वो शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, शेयर बाजार में इस देश में अभी चूंकि बहुत तेजी में 2014 से 24 तो और तेज हो गया, 1991 के बाद से बढ़ा, 2000 के बाद से बहुत तेजी हुआ। आज मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ के आसपास जो एनएसडीएल का डेटा होगा उसमें जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स, सिर्फ इतने 142 करोड़ उसमें राहुल गांधी जी हैं। और वो भी इतना बड़ा पोर्टफोलियो है। इतना पोर्टफोलियो तो बहुत कम लोगों का होता है। हाँ रागी, देखिए, इससे जो है वो एक बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी जो भी भारत की इकोनॉमी के बारे में बोल रहे हैं, ये जो इन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है, ये अपने आप में सारे जो नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो इनका महाअभियान चलाया गया था, वो अपने आप में फ्लॉप करके गिर पड़ता है। देखिए, बाजार यदि बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता तो आप शेयर मार्केट में जाते नहीं हैं। सामान्यतः यही होता है कि बाजार यदि अनसर्टेनिटी हो और लगता है कि इसमें खतरा है तो लोग अपने गोल्ड बॉन्ड में जाता है या गोल्ड खरीदता है, ऐसे एसेट्स खरीदता है जिसमें कम रिस्क है। रिस्क आप तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे निकल करके जाएंगी। और 25 लिस्टेड जितनी कंपनियां हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो 25 लिस्टेड कंपनियों में इतना इन्वेस्ट धन है उनके पास तो लगा रहे हैं, ठीक है, 9 करोड़ रुपया लगाया नहीं, उन्होंने। इसमें बुराई भी नहीं है, पैसा है तो लगाएं। मैंने कभी नहीं कहा कि बुराई है। दूसरे को मैंने कहा कि जब आप राजनीति में इस प्रकार का आरोप लगाते हैं,
बिजनेस घरानों के खिलाफ आप जब कैंपेन चलाते हैं तब आप क्या कर रहे हैं ये जरा सोचिए। ठीक है। यही बिजनेस घराने, यही अडानी श्रीलंका में आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। ये उनको जानना चाहिए। अच्छा, समीर जी कमेंट, फिर ब्रेक का समय हो गया। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी राजनीतिक रूप से तो दिवालिया हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते जा रहे हैं दिन पर। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक नीतियां 10 साल के अंदर रही है, उसमें देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के युवराज भी पैसा अच्छा कमा रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, और देश का गरीब सामान्य वर्ग का आदमी, निचले स्तर का आदमी भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। और यही कारण है कि 10 साल में 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक योजनाओं के अंदर। और आप तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले फोर्ब्स की सूची आई थी, 100 भारतीय अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी की योजना है कि जिसमें एक बड़े घर के आदमी से लेके एक छोटा आदमी भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और अपने आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री की मोदी की आर्थिक योजना देश के अंदर कितनी सफल हो रही है। एक लाइन जोड़ दूं, जैसे ब्रेक हो गया है। मैनिफेस्टो में थाईलैंड और अमेरिका की पिक्चर लगा दी है कांग्रेस ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कि मोदी अगर 400 पार हो गया, संविधान बदल देगा तो आग लग जाएगी। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे और रिजर्वेशन 50% के ऊपर करेंगे। देश को ये भी जानना चाहिए।